हमारे कुछ ऐसे यजमान हैं, उन्होंने कहा कि समाज में कुछ इस तरह के विचार या कुछ इस तरह के मैसेजेस हैं कि कालसर्प दोष या कालसर्प योग जो जन्म कुंडली में होता है हमेशा बुरा ही होता है। कालसर्प योग होता तो बुरा है, तो हम इस कालसर्प योग को नाम लेते हैं अनंत कालसर्प योग। लगन में बैठा हुआ राहु सप्तम का केतु आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके विवाह में विलंब पैदा कर सकता है। आरंभिक जीवन होगा जहां से जिसमें आप ऐसा मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि आप 10वीं या 12वीं तक की जो पढ़ाई आप जब करेंगे, अगर ग्रह बैठे हुए हैं तो कालसर्प योग नहीं बनता। जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है समस्या समाधान कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे कालसर्प योग। अब देखिए, मैंने दोष क्यों नहीं कहा, क्योंकि लोग दोष नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं और ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग बन गया है तो आपका तो जीवन कष्टकारी हो गया, संघर्षपूर्ण हो गया। ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं। आज उन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं। हमारे कुछ ऐसे यजमान हैं, उन्होंने कहा कि समाज में कुछ इस तरह के, क्या वो त्रिकोण के अंदर का स्वामी यानी बृहस्पति की राशि में तो कहीं राहु नहीं है, या कालसर्प योग जो जन्म कुंडली में होता है हमेशा बुरा ही होता है। अगर किसी की कुंडली में बन गया तो हमेशा बुरा ही प्रभाव करेगा। देखिए, कालसर्प योग होता तो बुरा है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो उन दोनों पर दृष्टि डालने, किन दोनों पर, जिनकी वजह से कालसर्प योग बनता है। कालसर्प योग बनता है राहु और केतु के कारण। एक ऐसा एक्सिस तैयार होता है जिस एक्सिस के अंतर्गत राहु और केतु को छोड़ करके बाकी के सभी सातों ग्रह अगर उस श्रेणी में आ जाते हैं तो कालसर्प दोष बनता है। आज इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से कालसर्प दोष बनते हैं, कौन से ज्यादा घातक होते हैं, कौन से कालसर्प दोष किन परिस्थितियों में आपको प्रभावित करते हैं, किन किन चीजों को प्रभावित करते हैं, आपके जीवन के कौन कौन से पहलुओं को प्रभावित करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। या अगर कालसर्प योग है आपकी कुंडली में तो कौन सा ग्रह आपको उससे बचा सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो शुभ ग्रहों की दृष्टि जब उन पर पड़ेगी उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बनी रहेगा और देखिएगा अपनी कुंडली के अंदर, आप कुंडली अपनी खोल करके बैठ जाइए और देखिएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा कालसर्प योग बन रहा है, और अगर बन रहा है तो कौन सा ग्रह उसका काट कर रहा है, कौन सा उसका ग्रह आपका बचाव कर रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। तो आरंभ करते हैं इस वीडियो को, बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कालसर्प योग बनता कैसे है। पौराणिक कथा के अनुसार आप सभी को पता है, समुद्र मंथन की कथा मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूं, आप सभी को जानकारी भी मुझे लगता होगी कि अमृत मंथन के दौरान जो अमृत निकला उसमें से उस राक्षस ने उस अमृत का पान किया और उसका भगवान विष्णु जी ने उसका वध किया, अर्थात उसको दो हिस्सों में बांटा राहु केतु ने। और इस घटना को होते हुए सूर्य चंद्रमा ने देखा और उन्होंने उसकी जो सारी जो सूचना है वो भगवान को दी। तो इसी कारणवश राहु और जो केतु है वो सूर्य चंद्रमा से हमेशा उनको ग्रसित करते हैं। जब भी उनके समीप आते हैं तो उनको ग्रस लेते हैं और उसी के कारण ग्रहण जैसी जो स्थिति है वो बनती है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बनने वाला कालसर्प दोष या योग, पहले भाव में राहु हो और सप्तम भाव में केतु हो। अब ध्यान नोट करते चले जाइएगा कि पहले भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु हो तो हम इस कालसर्प योग को नाम लेते हैं अनंत कालसर्प योग। अब देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी के अंदर कि अगर लगन में बैठे हुए राहु को या सप्तम में बैठे हुए केतु को अगर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि दे रहे हैं तो आपकी कुंडली में ये अनंत नाम का कालसर्प योग कितना भी भयानक रूप से बना हुआ हो आपको प्रभावित नहीं करेगा। और आपने बहुत से लोग ऐसे देखे भी होंगे कि उनका जीवन कालसर्प योग उनकी कुंडली में है लेकिन फिर भी उनको प्रभावित नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि उस पर बनी हुई है। ये नैसर्गिक दो शुभ ग्रह अगर उस पर दृष्टि दे रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका कालसर्प योग आपको प्रभावित नहीं कर पा रहा है। आप जान लेते हैं कि अगर आपको प्रभावित कर पा रहा है तो उसका क्या आप पर दुष्प्रभाव हो सकता है। लगन में बैठा हुआ राहु सप्तम का केतु आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके विवाह में विलंब पैदा कर सकता है। आप जीवन की शुरुआत करते हैं यानी पहला चरण, जिसमें आप ऐसा मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि आप 10वीं या 12वीं तक की जो पढ़ाई आप जब करेंगे तो आपका प्रारंभिक जो जीवन होगा उसको प्रभावित कर सकता है। उसमें शिक्षा में देरी कर सकता है, विलंब कर सकता है, उसमें किसी कक्षा के अंदर आप जो है फेल हो सकते हैं या कोई कक्षा आपको 2 बार करनी पड़ सकती है। तो इस तरह की कठिनाइयां आ सकती हैं। लेकिन देख लीजिए अपनी कुंडली को कि क्या देवगुरु बृहस्पति या शुक्र उस पर दृष्टि तो नहीं बना रहे हैं, क्या वो त्रिकोण के अंदर का स्वामी यानी बृहस्पति की राशि में तो कहीं राहु नहीं है, कहीं राहु लगन में उच्च का तो नहीं बैठा। ये भी देख लीजिए कि अगर वृषभ राशि का राहु है तो ये सब चीजें जान लीजिए
केवल अनंत नाम का कालसर्प योग जान ली करके आप ये मत मान लीजिए कि आपको वो हमेशा दुष्परिणाम ही देगा। तो जान लीजिए राहु उच्च का भी हो सकता है लगन में कुंडली के अंदर, उस पर बृहस्पति की दृष्टि भी हो सकती है। बृहस्पति उसको शुभता प्रदान करने के लिए प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सौर मंडल में सबसे शुभता देने वाले ग्रह भी बृहस्पति हैं और पूरे सौर मंडल के अंदर सबसे बड़े ग्रह भी बृहस्पति हैं। अब अगले कालसर्प योग की तरफ बढ़ेंगे अनंत के बाद में। देखिए एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि कालसर्प योग बनता कैसे है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि राहु केतु का एक एक्सिस होगा जिसमें सभी ग्रह आ जाएंगे, यानी राहु जो है सर्पनुमा मुख है और केतु उसकी पूंछ है, आप समझिएगा। और राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए मान करके चलिए कि राहु लग्न में है, मैं अभी अनंत कालसर्प योग की बात कर रहा था, राहु लग्न में है, मेष राशि में राहु बैठा हुआ है। अब राहु हमेशा चलता है उल्टा, राहु मेष से चलेगा वापस मीन की तरफ, कुंभ की तरफ, उस तरफ चलेगा। तो अगर सभी ग्रह वृषभ, मिथुन, कर्क अर्थात इस तरफ, यानी मुख, राहु के मुख के पिछले हिस्से की तरफ अगर ग्रह बैठे हुए हैं तो कालसर्प योग नहीं बनता, बेशक चाहे सभी ग्रह एक तरफ क्यों ना हो जाएं, क्योंकि वो राहु के मुख में ग्रसित नहीं हो रहे हैं। कालसर्प योग बनने के लिए ग्रहों का ग्रसित होना यानी राहु के मुख में आना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में समझिएगा कि राहु कैसे चल रहा है, मेष राशि से मीन राशि की तरफ, यानी उल्टा ऐसे चल रहा है। अब आपका अगर ग्रह कुंभ राशि से मीन राशि की तरफ आ रहा है और मीन से मेष की तरफ आ रहा है तो वो ग्रस रहा है, क्योंकि वो राहु के मुख में आ रहा है। लेकिन अब राहु इस तरफ जा रहा है और आपके सभी ग्रह अपनी चाल में उल्टा उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो वो ग्रसित नहीं हो रहे हैं। और अगर ग्रसित नहीं हो रहे हैं तो आप पर कालसर्प योग का प्रभाव नहीं आएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैं महत्वपूर्ण इसमें ऐड करना चाहता था। और एक और चीज जान लीजिए कि एक एक्सिस में से अगर ये दो नैसर्गिक दो शुभ ग्रहों की जो मैंने चर्चा की, एक देवगुरु बृहस्पति गुरु की और दूसरे शुक्र, अगर ये उस एक्सिस से बाहर हैं तो आपको कहा जाता है कि कोई भी ग्रह अगर उनके एक्सिस से बाहर आ गया तो वो आंशिक हो गया, आंशिक कालसर्प योग हुआ। नहीं, अगर ये दोनों में से कोई ग्रह अगर बाहर आ गया उस एक्सिस से, राहु केतु के आमने सामने के एक्सिस से बाहर आ गया और बाकी के 6 ग्रह हैं और बृहस्पति बाहर आ गया या शुक्र बाहर आ गया या दोनों बाहर आ गए, तो जान लीजिए आप पर कोई भी प्रकार से कालसर्प योग से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य यही है कि आपको भय से मुक्त करूं, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर सामान्य रूप से कालसर्प योग बना है तो उसका साधारण उपायों से भी निजात उससे पाई जा सकती है, साधारण घरेलू उपायों से भी निजात पाई जा सकती है। और आंशिक नहीं, आप उस चीज को समझिए कि कालसर्प दोष या तो होगा या नहीं होगा, इसको विशेष रूप से समझिएगा। तो पहला मैं आपको बता चुका अनंत नामक कालसर्प योग। अब हम आगे चर्चा करेंगे कुलीक नामक कालसर्प योग, जिसमें दूसरे घर का राहु होता है और अष्टम भाव का केतु होता है। तो अष्टम भाव का केतु और दूसरे भाव का राहु, उसको कुलीक नामक कालसर्प योग कहा जाता है। ये प्रभावित करता है आपके धन भाव को, कुटुंब भाव को, आपकी वाणी को, आपके खान पान को, इन सभी चीजों को प्रभावित करता है। तो आपका अगर यही कालसर्प योग बन रहा है पूर्ण रूप से, यानी सभी ग्रह ग्रसित हो रहे हैं, तो आपको धन हानि हो सकती है। थोड़ा सा आपको चीजें जो है उस तरह से समझ के चलनी पड़ेंगी और इसका उपाय आपको करना पड़ेगा। तो ये कुलीक नामक कालसर्प दोष जो होता है वो धन भाव से लेके अष्टम भाव की तरफ जाता है और ये आपको अगर कुछ बुरा देता है, जैसे मैंने बताया धन हानि दे सकता है, लेकिन आपको ये रहस्यमय खोज की तरफ बढ़ा सकता है और आपको गुप्त ज्ञान की प्राप्ति भी करा सकता है। तो इसको भी जान लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे इसी श्रेणी में। आगे जो तीसरा जो कालसर्प दोष होता है, क्योंकि 12 टोटल कालसर्प योग बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, तो तीसरे नंबर का जो कालसर्प योग होता है वो कौन सा होता है, उस पर हम अब आगे चर्चा करेंगे। अब जो तीसरा कालसर्प योग होता है वो होता है वासुकी नामक कालसर्प योग। ये तीसरे घर में यहाँ पर राहु होता है और 9th हाउस में प्लेसमेंट होती है केतु की। ये क्या क्या प्रभावित करता है, आपके सगे संबंधियों के साथ आपके रिश्तों को खराब करता है, आपको अपयश दे सकता है, आपके यश की हानि कर सकता है, आपको छोटी से छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, आपके आत्मबल पर, आत्मविश्वास पर ये थोड़ी चोट पहुंचा सकता है, आपको हानि दे सकता है। आपको क्या करना पड़ सकता है, आप देखिएगा कि जिनकी कुंडली में ये वासुकी नामक जो कालसर्प योग होगा, इनको घूमने फिरने वाले जो काम होते हैं या जो फील्ड वर्क होते हैं, फील्ड वर्क से धन प्राप्ति होती है। देखिएगा अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो अपनी कुंडली में देखिएगा, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं
कि जिसमें घूमना फिरना ज्यादा है या फील्ड वर्क ज्यादा है, फील्ड वर्क पर आपको ज्यादा रहना पड़ता है, ऑफिस वर्क कम है, फील्ड वर्क ज्यादा है, तो देखिएगा कि तीसरे घर का राहु और नवम भाव का केतु आपकी जन्म कुंडली में होगा। आपको घूमने फिरने का शौक भी ज्यादा होगा और फील्ड वर्क से ही आपको धन की प्राप्ति भी होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब चतुर्थ जो चौथे नंबर का जो कालसर्प योग है उसके विषय पर चर्चा करेंगे। जो चतुर्थ कालसर्प योग होता है ये होता है शंखपाल, अर्थात चतुर्थ भाव के अंदर अगर राहु विराजमान है, 10वें भाव में केतु विराजमान है और इन दोनों के मध्य बनने वाला जो कालसर्प योग होता है उसको हम शंखपाल कालसर्प योग कहते हैं। इससे क्या क्या कठिनाइयां आती हैं जीवन में कि अगर चतुर्थ भाव का राहु है तो भूमि यानी घर बनाने में आपको तकलीफ आएगी, आपकी माता को कष्ट हो सकता है, आपकी बहनों को कष्ट हो सकता है, आपको कर्म कार्य क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ सकता है। अर्थात संपूर्ण रूप से सारांश है कि केंद्र में ये बनने वाला जो कालसर्प योग है काफी हद तक आपके कार्य क्षेत्र और आपके प्रॉपर्टी वाहन और माताओं और बहनों को प्रभावित करता है। तो इसका सारांश ये है कि आपका जीवन जो है वो संघर्षपूर्ण रहता है। तो देख लीजिए अगर ये संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से अगर कालसर्प योग बन रहा है, बृहस्पति इससे बाहर नहीं है और बृहस्पति की अगर इस पर दृष्टि नहीं है और आपका जीवन वाकई में संघर्षपूर्ण है तो देख लीजिए और इसका विश्लेषण करा के इसका निवारण कीजिए। निवारण होता है, घरेलू रूप से भी आप इसका निवारण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ी विशेष पूजा ही आपको करने की जरूरत पड़े, अन्य शर्तों में विशेष भी करनी पड़ती है और किसी चीजों में अगर हम देखते हैं तो सामान्य रूप के उपाय, घरेलू उपाय करने से भी लाभ हमें प्राप्त होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे पंचम जो कालसर्प योग है उसकी तरफ, जिसमें राहु पंचम भाव में आ जाते हैं और एकादश भाव में केतु का प्लेसमेंट हो जाता है। इस कालसर्प योग को हम कहते हैं, जो पंचम का जो कालसर्प योग जिसको हम कहते हैं पदम कालसर्प योग होता है। पदम कालसर्प योग से जो प्रभावित जातक होते हैं उनको जीवन में छोटे छोटे कामों में बहुत रुकावटें आती हैं, उनके काम जो है बहुत रुक रुक करके होते हैं। प्रारंभिक जो उनकी शिक्षा होती है, प्राइमरी जो एजुकेशन होती है वो रुक रुक के होती है, उसमें भी बाधा आ सकती है। पंचम भाव दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। पंचम भाव का ये पदम कालसर्प योग आपके दाम्पत्य जीवन मतलब आपका जो गृहस्थ जीवन है उसको भी प्रभावित कर सकता है, आपकी मैरिड लाइफ को प्रभावित कर सकता है, आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर सकता है और आपके जीवन के अंदर आपकी इच्छा पूर्ति हाउस को भी ये इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है अपने जीवन में तो विश्लेषण कराइए और देखिए कि कहीं आपकी कुंडली में पदम नामक कालसर्प योग तो नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। छठा यानी सिक्स्थ जो कालसर्प योग है उसके विषय पर आपको जानकारी देंगे। छठा जो कालसर्प योग होता है महापदम कालसर्प योग होता है। महापदम नामक जो कालसर्प योग बनता है ये 6th हाउस में राहु की प्लेसमेंट होती है, 12वें भाव में केतु की प्लेसमेंट होती है और इन दोनों के मध्य जो कालसर्प योग बनता है वह महापदम कालसर्प योग कहलाता है। यहाँ पर असाध्य रोग होने का चांस रहता है। अगर कोई ऐसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं जो लंबी बीमारी है, जो बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, जो असाध्य है, जिसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा कष्ट आपको हो रहा है, ऐसी बीमारी से अगर आप जूझते हैं तो आपकी कुंडली में महापदम नामक कालसर्प योग हो सकता है। अगर आपको आंखों से संबंधित और दांतों से संबंधित अगर आपको कोई कष्ट है तो आपकी कुंडली में महापदम नामक कालसर्प योग हो सकता है। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा बनते हैं आपको महापदम कालसर्प योग हो सकता है। और यदि आपको बार बार आपके चरित्र को लेकर के आपको सुनना पड़ता है कि आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आपका चरित्र ऐसा है, आपका चरित्र वैसा है, तो भी आप पर महापदम कालसर्प योग का प्रभाव हो सकता है। तो महापदम कालसर्प योग के ये दुष्प्रभाव होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो उसका भी आप जांच करेंगे कुंडली के हिसाब से और देखेंगे। अगला बढ़ते हैं आगे। सप्तम जो कालसर्प योग होता है जिसमें 7वें भाव में राहु होता है और लगन में केतु विराजमान होता है, तो इस हम कालसर्प योग को जो बोलते हैं, तो जो सप्तम जो कालसर्प योग होता है तक्षक नामक कालसर्प योग इसको कहा जाता है, जिसमें 7वें भाव में राहु होता है और लगन में केतु विराजमान होता है। इसके जो दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं वो ये रहते हैं कि जो आपका वैवाहिक जीवन होता है उसमें कष्ट होने की संभावना रहती है। अगर आप कोई पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें आपको हानि होने का चांस रहता है। आपके ससुराल पक्ष के अगर किसी सदस्य के साथ अगर आप कोई व्यापार करते हैं या कोई काम करते हैं, वहां से आपको हानि होने का चांस यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अगर ये कोई तक्षक नामक जो कालसर्प योग अगर आपको प्रभावित करता है तो यह आपके विवाह और वैवाहिक जीवन, आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके व्यवसाय में होने वाले पार्टनरशिप को, पार्टनर हाउस को ये इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी आप देख रहे हैं तो देखिए कहीं आपकी जन्म कुंडली के अंदर तक्षक नामक कालसर्प योग तो नहीं है, उसका विश्लेषण करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे।
8वां जो काल सर्प योग होता है, अष्टम जो काल सर्प योग बनता है, 8वें भाव में जो बनता है, जिसमें 8वें भाव के अंदर राहु विराजमान होता है और धन भाव यानी दूसरे घर के अंदर केतु विराजमान। 8वां जो काल सर्प योग होता है वह होता है कर्कोटक नामक काल सर्प योग। ये जो काल सर्प योग होता है, इससे जो प्रभावित जो जातक होते हैं उनको, अगर वो किसी को अपना पैसा उधार किसी को दे देते हैं तो उनका पैसा कभी लौट कर वापस नहीं आता। आप देखिएगा, अगर आपने कभी किसी को पैसा उधार दिया और आपका वापस नहीं आया है तो आपको देखना होगा कि कहीं आपकी कुंडली में कर्कोटक नामक काल सर्प योग तो नहीं है। दूसरा, इसके और क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं कि अल्पायु, यानी आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा, आप कमजोर स्थिति में रहेंगे, आपको कभी कभी अपयश की स्थिति जो है वो फेस करनी पड़ सकती है, अपयश की स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। यहाँ से जो है आपको अपयश के साथ साथ में जीवन में संघर्ष जो है वो हमेशा करते रहना पड़ सकता है। आपको हमेशा दुर्घटना का भय आपको हमेशा बना रहेगा। तो अगर इस तरीके के कुछ आपको संकेत अपने जीवन में प्राप्त हो रहे दिख रहे हैं तो देख लीजिए कहीं आपकी कुंडली में कर्कोटक नामक काल सर्प योग तो नहीं है, और उसको उपाय कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपका जीवन मंगल में होगा और आपका जीवन सुधर जाएगा, निश्चिंत रहे। आगे बढ़ेंगे। नवम काल सर्प योग। नवम काल सर्प योग जो होता है जन्म कुंडली में, जिसमें 9वें घर के अंदर जो है 9वें भाव में राहु विराजमान हो जाएंगे और 4th हाउस में, चौथे घर के अंदर केतु की प्लेसमेंट हो जाएगी। तो इसको जो कहते हैं, तो नवम जो काल सर्प योग होता है इसको हम कहते हैं शंखचूर्ण काल सर्प योग। नवम भाव में जब राहु विराजमान होता है तो ये भाग्योदय में देरी कराता है। शंखचूर्ण नामक काल सर्प योग, उसमें भाग्योदय आपका देरी से होगा। इसमें आपके सगे संबंधियों के साथ में मनमुटाव जल्दी जल्दी होता रहेगा। और इसमें अगर आप धन कमाएंगे तो जो लॉटरी होती है या जो शेयर मार्केट, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो शॉर्ट तरीके से जो कहते हैं ना कि जो शॉर्ट तरीके से, छोटे रास्ते से धन कमाने का जो तरीका होता है, शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में जल्दी ज्यादा धन कमाने की जो इच्छा होती है, लॉटरी होगी, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वहां से धन कमाने का आपको लाभ मिलता है और दूसरी तरफ से धन कमाने में आपको कठिनाई आती है। तो देख लीजिए कि अगर इस तरह की परिस्थिति आपके जीवन में है कि जब आप कोई अच्छी तरीके से धन कमाने का प्रयास करते हैं तो उसमें आपका भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन जब आप गलत तरीके से धन कमाने की तरफ जाते हैं तो आपको उसमें लाभ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर चीजें आपको सावधानी बरतनी है कि अगर आपकी कुंडली में शंखचूर्ण नामक ये काल सर्प दोष है 9th हाउस में, तो इसका आपको विश्लेषण करा के और इसका उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जन्म कुंडली के हिसाब से चलते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। दसम काल सर्प योग। 10वां जो काल सर्प योग होता है इसको हम बोलते हैं घातक नामक काल सर्प योग। ये जो काल सर्प योग होता है इसमें राहु 10वें भाव में प्लेसमेंट होती है और केतु की प्लेसमेंट 4th हाउस में रहती है। अब राहु जब 10वें भाव में है, केतु 4th हाउस में है, तो ये किस तरह से प्रभावित करते हैं जातक को? ये प्रभावित करने के लिए व्यक्ति जो है जीवन में व्यवसाय नहीं कर पाता, उसको हमेशा नौकरी करनी पड़ती है। वो व्यवसाय करता है उसमें हानि होती रहेगी, बार बार उसमें स्थिरता नहीं रहेगी। नौकरी भी वो अगर करेगा तो नौकरी में भी उसके साथ स्थिरता नहीं रहेगी। माता या पिता अदल बदल के कभी ना कभी किसी को, अगर पिताजी अगर ठीक रहेंगे तो माता को कष्ट आएगा, माता ठीक रहेंगे तो पिता को कष्ट आएगा। तो ये माता और पिता के दोनों भावों को आपस में प्रभावित कर पाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके से अगर आपको आ रहा है कि कोई व्यवसाय आप कर रहे हैं, बार बार उसको करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन व्यवसाय चल नहीं पा रहा, नौकरी ठीक चल रही है तो नौकरी भी बार बार आपको बदलनी पड़ रही है ना, तो ये देख लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में घातक नामक ये काल सर्प योग तो नहीं है और उसका विश्लेषण करके उसका उपाय करेंगे, रास्ता निकलेगा। अब बात करते हैं 11वें काल सर्प दोष के बारे में, काल सर्प योग के बारे में, जिसको बोला जाता है विषधर नामक काल सर्प योग, जो बनता है जन्म कुंडली के 11वें भाव में राहु की प्लेसमेंट होती है और 5वें भाव में केतु। तो ऐसे जातकों को जिनकी कुंडली में विषधर नामक काल सर्प योग बनता है उनको कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में बताते हैं। बड़े बहन या भाइयों से धोखा मिलने का चांस रहता है। जो हायर एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन में उनकी रुकावट आने का यहाँ पर चांस बनता है। संतान अगर किसी की होती है तो वो हमेशा रोग से ग्रसित रहती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पुत्र या पुत्री जो आपको प्राप्त हुए वो हमेशा बीमार रहते हैं, किसी न किसी कष्ट से ग्रसित रहते हैं, आपकी हायर एजुकेशन नहीं हो पाई उसमें रुकावट आपको आई, आपको आपके भाई बहन ने किसी ने आपको धोखा दे दिया, आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली या कुछ ऐसा अगर आपके साथ इस तरीके की जो चीजें मैंने आपको संकेत दिए हैं, अगर ऐसी कोई घटना है तो जांच करा लीजिए, देख लीजिए कि कहीं आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी तो ये विषधर नामक काल सर्प दोष तो नहीं है। 11वां काल सर्प दोष है। अब बात करेंगे अगले काल सर्प दोष के विषय में। अब बात करते हैं 12वें काल सर्प दोष, जो अंतिम काल सर्प दोष है, 12वां काल सर्प दोष, जिसको हम बोलते हैं
शेषनाग कालसर्प योग, शेषनाग कालसर्प योग अर्थात 12वें भाव का राहु और छठे भाव का केतु, ये क्या देता है कि आपको यदि अपने जन्म स्थान से दूर रह करके अपनी जीविका चलाने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर अगर आपको जाना पड़ा है, तो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के अगर आप काम करते हैं तो ये एक प्रभाव है इस कालसर्प दोष का। दूसरा प्रभाव है आय से अधिक व्यय, आय आपकी कम है और खर्चे आपके ज्यादा हैं, व्यय आपका ज्यादा हो रहा है, अनावश्यक रूप से शत्रु पैदा हो रहे हैं, शत्रु आप जानते भी नहीं है और बैठे बिठाए आप ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे रास्ते में जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते करते आपकी जो है रास्ते में ही रोड के ऊपर ही किसी से बहस हो गई, वहीं से शत्रु पैदा हो गया, वो बात कहीं और पहुंच गई, कहीं से शुरू हुई। आप देखते होंगे कि बैठे बिठाए जो है ऑफिस के अंदर किसी से बात आपकी बहस होगी, वहां पर झगड़ा हो गया, वो शत्रु बन गया आपका। तो बैठे बिठाए बिना चलते हुए अगर आपके शत्रु बन रहे हैं, अपने जन्म स्थान से जीविका कमाने के लिए आपको दूर जाना पड़ रहा है, आय से अधिक अगर आपके खर्चे हैं, अगर इस तरीके के संकेत आपको हैं तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के पता लगाइए कि आपकी कुंडली के अंदर शेष नामक जो कालसर्प योग है वो तो नहीं है। तो ये सभी 12 कालसर्प योग हैं जिनकी मैंने एक सूक्ष्म रूप से आपको विवेचना करके बताने का प्रयास किया है। तो ये सभी जानकारी आपको कैसी लगी, मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया और वीडियो के अंत में भी मैं आपको बता देता हूं कि कालसर्प योग से डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले जान लीजिए कि कालसर्प योग एक्चुअली में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और उसके मैंने आपको सर्कमस्टेंसेस जो है वो स्टार्टिंग में ही वीडियो के आपको बता दिए हैं, आरंभ में बता दिए हैं कि अगर शुभ ग्रह अगर राहु या केतु पर दृष्टि दे रहे हैं तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, घरेलू उपायों से आप उसको ठीक कर सकते हैं और उसकी नकारात्मकता से बच सकते हैं। मैं आपको अंत में, मैंने जैसा कि आरंभ में आपको बताया था कि मैं कालसर्प योग से संबंधित कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी आपको बताऊंगा जो आप स्वयं भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक कालसर्प योग के लिए एक विशेष पूजा है, एक विशेष उपाय है, लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय मैं आपको बता देता हूं जो सभी कर सकते हैं। जैसे आपको करना क्या है कि अगर आप अपने नौकरी पेशा चीजों को लेकर के परेशान हैं तो कच्चा कोयला अपने वजन के बराबर आपको लेना है, एक ही बार लेना है शनिवार के दिन, और उसको बहते हुए जल की धारा में आपको प्रवाहित कर देना है शाम के समय, संध्या के समय, कच्चा कोयला। दूसरा क्या करना है कि अगर आपके घर में किसी को भी कोई असाध्य रोग है या किसी बीमारी से कोई ग्रसित है कालसर्प दोष की वजह से, तो जो अलसी का बीज होता है उस अलसी के बीज को गोमूत्र में भिगो करके और उसका जो छिड़काव है वो अपने घर के अंदर या उस बीमार व्यक्ति के ऊपर कीजिए जो घर के अंदर असाध्य रोग से पीड़ित है, या आप भी अगर किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं कालसर्प दोष के कारण, तो ये उपाय आप अपना सकते हैं। दूसरा क्या है कि राहु का जो बीज मंत्र होता है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहवे नमः, इस मंत्र का एक माला भगवान शंकर जी के सामने बैठ करके और उन पर काले तिल, काली उड़द और सरसों का तेल, इन तीनों चीजों को मिलाकर के अभिषेक कीजिए और राहु का जो बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहवे नमः, इस मंत्र का बैठ करके एक माला कर दीजिए। तो ये उपाय आप अपना सकते हैं, इन उपायों को भी ठीक कर सकते, इन उपायों के द्वारा भी आप कालसर्प दोष के प्रभाव से बच सकते हैं। साथ साथ में और क्या उपाय कर सकते हैं, इसके साथ एक और उपाय मैं आपको बता देता हूं जो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, और ये ऐसा कह लीजिए कि कई बार इसको प्रयोग में लाया जा चुका है, मैं अपने कई यजमानों को बता चुका हूं और इसका प्रभाव, इसका लाभ उनको जीवन में हमेशा मिला है। आपको करना क्या है, नारियल आपको एक लेना है, नारियल को सरसों के तेल में भिगो देना है और सरसों के तेल में भिगो करके उसके ऊपर काले तिल रखने हैं, काली उड़द रखनी है और 11 बार जिस जातक पर कालसर्प योग है उसके ऊपर से उसको 7 बार उतार करके, माफ कीजिएगा 11 बार घुमा करके बहते हुए जल की धारा में संध्या के समय, कोई ऐसा करते हुए ना देखे, उसको प्रभावित कर दीजिए। तो इससे कालसर्प योग का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन कौन सा कालसर्प योग है, कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, ये उपाय तो मैंने आपको साधारण रूप से जो सभी कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, उसका जाप आप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ पर सर्प जो नाग नागिन का जो जोड़ा होता है चांदी का, वो अर्पित करके पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके भी आप स्वयं भी कालसर्प दोष का निदान समाधान कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में कौन सा कालसर्प योग है और है या नहीं है, पहले इसका भी विश्लेषण कर लीजिए। बिना वजह भयभीत मत हो जाइए, क्योंकि कालसर्प योग भय को बनाने का कारण नहीं है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये उपाय जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी कराते रहिएगा। नमस्कार, जय श्री राधे। आपका जीवन मंगलमय हो।